नमस्कार आप सभी को। कविता मुंबई के इस 19वें अंक में मैं प्रशांत जैन आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम जो है कविता पाठ और उसके बाद एक वक्तव्य का है। तो आज जो कविगण हमारे बीच उपस्थित हैं कविता पाठ के लिए, आप हैं आदरणीय दोलन राय औरंगाबाद से, और आदरणीय अजामिल जी हैं प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों महानुभावों का। और आपके कविता पाठ के बाद जो वक्तव्य होगा उसके लिए एक बहुत वरिष्ठ कवि एवं आलोचक हमारे साथ हैं। दिल्ली से हैं डॉक्टर राजेंद्र गौतम। विस्तृत परिचय तो मैं आप सबका अपने अपने समय पर दूंगा। फिलहाल मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं सबसे पहले आदरणीय दोलन राय जी को। और उनका परिचय मैं पहले दे दूं। दोलन राय का जन्म जो है, जन्म स्थान तो नहीं लिखा है, अंबिकापुर की आप रहने वाली हैं बेसिकली। जी, अंबिकापुर यानी ये सरगुजा जिला जिसको कहते हैं उसका हेडक्वार्टर है। आपने जनसंपर्क और पत्रकारिता और मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। और फिलहाल आप औरंगाबाद में रह रही हैं, महाराष्ट्र में। हालांकि मूलतः पश्चिम बंगाल से हैं। आपके 4 काव्य संकलन हैं और कुछ निराले इनके नाम हैं, और इसीलिए जिज्ञासा भी जागती है कि इसका कंटेंट क्या है। मैं पढ़ना चाहूंगा कुछ किताबें अगर मिली तो। आंदोलित हुआ देवालय, श्मशान वैराग्य, शत्रुपा और अरण्य, ये 4 आपके कविता संग्रह हैं। और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, जिसमें कादम्बिनी जैसी पत्रिका और दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स जैसे अखबार भी शामिल हैं, आपकी कविताओं का लगातार प्रकाशन हुआ है। और आकाशवाणी अंबिकापुर और औरंगाबाद, आकाशवाणी औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ, आपने कई बार कविता पाठ किया है। और एक खास बात मैं दोलन जी के बारे में बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिटनेस फ्रीक, यानी फिटनेस के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। तो 2 टाइम आप यानी दिन में 2 बार आप जिम जाती हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता और कब जाएं, कब कैसे वक्त निकालें। आप 3 बुजुर्गों की सेवा घर में करती हैं, साथ में दो बार जिम भी जाती हैं, तो ये बड़ी अनोखी बात है। तो दोलन जी, जब आप मित्रों से मिलती हैं तो आप कविता पे बात करना पसंद करती हैं या फिटनेस पर ज्यादातर? ज्यादातर फिटनेस पर, क्योंकि कविताएं सभी को पसंद नहीं आती है और अच्छा। साहित्य में बहुत कम लोगों की रुचि रहती है आजकल। जी जी। और फिटनेस फिटनेस का जो है, रचनात्मकता जो है, उससे कुछ खास संबंध आपको दिखता है? यानी किसी दिन जिम जिम अगर आपका स्किप हो जाता है, उस दिन कविता बनती है, या जब जिम से थकी हुई रहती है तब कविता उतरती है? जी, फिटनेस तो ऐसी चीज है कि दिनचर्या में शामिल है मेरे। जी जी। और कविता तो फिर कभी कभी लिखती हूँ मैं। हम्म। हमेशा तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन फिटनेस का ध्यान हमेशा रखती हूँ। ये बहुत, तो ये रोज हम सब के लिए प्रेरक बात है। और मैं भी सोचता हूँ रेगुलर अब थोड़ा किया जाए, अपना टाइम टेबल बनाया जाए व्यायाम का। तो दोलन जी, कविताएं शुरू करें। जी जी, नमस्कार। आज मैं आपको अपनी कुछ कविताएँ सुनाऊँगी जो मैंने चुन के रखी हुई हैं। उसमें एक पहली कविता मैं सुना रही हूँ, सफल लोग। स्वागत है। अच्छे अच्छे लोग सफल नहीं हो पाते। अच्छे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, वे रह जाते हैं पीछे, श्रेणी में नीचे। अच्छे लोग जबरदस्त धक्का खाकर अच्छे लोग जबरदस्त धक्का खाकर रूपांतरित हो जाते हैं। हम्म। व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर अकेले खड़े रह जाते हैं डटकर। अच्छे लोग सफल नहीं हो पाते, विसर्जित किए जाते हैं। विसर्जित किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। हम्म। अच्छे लोग यूं ही नहीं मिलते, अर्जित किए जाते हैं। क्या बात है। बहुत अच्छे खूब। लोग यूं ही नहीं लोग ही मिलते, नहीं अर्जित किए। अर्जित किए जाते हैं। अच्छे लोग सफल नहीं हो पाते।
वाह वाह। अच्छे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, पर बड़ी सफलता से जीते हैं अपना जीवन। पर हम्म, बड़ी सफलता से जीते हैं अपना जीवन। जीवन उन्हें अंत में जीवन उन्हें अंत में सफल घोषित करता है। वाह। जीवन हम्म, उन्हें अंत में सफल घोषित करता है। बहुत समय खूब। उन्हें सत्य विभूषित करता है। वाह। समय उन्हें सत्य विभूषित करता है। वे सफल होकर भी वे असफल होकर भी सफल हो जाते हैं। वे असफल होकर भी सफल हो जाते हैं। पता नहीं इतनी असफलताओं के बाद भी वे कैसे सफल हो पाते हैं। पता नहीं इतनी असफलताओं के बाद भी वे कैसे सफल हो पाते हैं। वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो ये कविता जो थी मैंने लिखी थी, क्योंकि मैंने जितने भी अच्छे लोगों को देखा है, वो अच्छे लोग अपने आसपास के लोगों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वो इस दौड़ में शायद पीछे रह जाए, पर सफल होते हैं, मेरा ये मानना है। अब एक दूसरी कविता मैं सुनाती हूँ जो मेरी प्रिय कविता है, शत्रुपा पुस्तक से है, हम्म, श्रीखंडी। ये हम्म, श्रीखंडी की कविता मैंने शत्रुपा जो महिलाओं के ऊपर लिखी है मैंने, लेकिन मैं श्रीखंडी को इसमें शामिल की हूँ, क्योंकि हमेशा हम्म, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो हम्म, हमेशा औरतों का ही वेश धरते हैं और औरतों को सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। हाँ, इसलिए ये जो श्रीखंडी है, ये मैंने शत्रुपा में शामिल किया है। सुनाती हूँ श्रीखंडी। रूढ़िवाद समाज में रूढ़िवादी समाज में कल और आज में रूढ़िवादी समाज में कल और आज में पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने श्रीखंडी को खोजा है। पीड़ित अम्बा के प्रतिबिंब ने श्रीखंडी को खोजा है। क्रोधित प्रताड़ित श्रीखंडी ने समाज का मुंह नोचा है। हम्म, हम्म, इस आघात को, क्रोध से प्रतिशोध को, युद्ध ने बोध को जब जब समझाया है, तब तब समय ने सत्य से नयन मिलाया है। हम्म, तब तब समय ने सत्य से नयन मिलाया है। पूर्व जन्म की व्यथा न जाए वृथा। पूर्व जन्म की व्यथा न जाए वृथा, कह रही है स्त्री के प्रति निरादर की दयनीय कथा। अपहरण से मरण तक क्या मिला अम्बा को, इतने पुरुष रहते हैं जिस ब्रह्मांड में, क्यों तैयार किया तुमने जगदम्बा को। इतने पुरुष रहते हैं तुम्हारे ब्रह्मांड में, फिर क्यों किया तैयार जगदम्बा को। अकारण से कारण अम्बा भटकती रही, कभी शाक्य नरेश के पास तो कभी भीष्म के पास। किसी ने ना किया वरण, प्रण लिया तब रण में लूंगी प्राण। प्रण लिया तब रण में लूंगी प्राण। रोम रोम से रक्त झरेगा, चलेगा ऐसा वाण। क्या। भीष्म का होगा नाश, भीष्म का होगा नाश। स्त्री नहीं ना ही पुरुष, स्त्री नहीं ना ही पुरुष। दिव्य देह में सत्य नेह में, दिव्य देह में सत्य नेह ने बनाया खंड खंड चरित्र का अखंड स्वरूप। चीर दूंगी पुरुष का दंभ रूप। वाह, बहुत खूब। चीर दूंगी पुरुष का दंभ रूप। स्वनिर्णय जीवन प्रणय, स्वनिर्णय जीवन प्रणय। पग पग में अनुनय विनय, बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता। बुद्धिमत्ता निसंदेह चाहे सत्ता, अपने रथ को हाके, लक्ष्य की ओर केंद्रित ये दो आंखें, इधर उधर न झाके। वाह, मैं बहुत खूब। श्रीखंडी, मैं श्रीखंडी ना ही नारी ना ही पुरुष। हे भीष्म, हे कृष्ण, हे धर्म, हे कर्म। जब मैं किसी को नहीं पुकारती, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, ना ही बंधन में बांधती। हम्म, अब मैं किसी को नहीं पुकारती, ना ही बंधन में बांधती। मुड़वा दी मैंने मूछ को, जैसे मानव ने त्यागा पूछ को। हार तो पुरुष बहुत पहले ही गया था, हार जी। तो पुरुष बहुत पहले ही गया था, जब सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा। हम्म,
वाह सभी किन्नरों ने नारी बनना चाहा, नहीं चाहा कोई सहारा। मन से नारी, देह से पुरुष, मन से नारी, देह से पुरुष। हे महाभारत, हे परम मित्र युद्ध, हे परम मित्र युद्ध। लो मैं आई हूँ, वेदना के जल से नहाई हूँ। सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, सुनो जो बने हैं प्रबुद्ध, कहीं न कहीं बने, कभी न कभी ठने, कभी न कभी हुए करुणा के विरुद्ध। वाह, वाह बहुत सुंदर। जिस संस्कारों की दुहाई देते हो तुम, जिस संस्कारों की दुहाई देते हो तुम, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष। जिन संस्कारों की दुहाई देते हो तुम, वह भी कहाँ है पूर्ण रूपेण निरपेक्ष, संपूर्ण शुद्ध। पूछती हूँ भीष्म से, पूछती हूँ भीष्म से, क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे। पूछती हूँ भीष्म से, क्यों नहीं लड़ोगे मुझसे। क्या उस डर से डरने लगे हो, क्या उस डर से डरने लगे हो। भीष्म, क्या आप प्रश्न नहीं करते स्वयं से, क्या बात। क्या आप प्रश्न नहीं करते स्वयं से। उत्तर नहीं आया क्या स्वयं के, स्वयं से, क्या उत्तर नहीं आया स्वयं से। क्या किया मैंने, क्यों किया मैंने। श्रीखंडी ने प्रश्न किया, श्रीखंडी ने प्रश्न किया, अपहरण कर सके। श्रीखंडी ने प्रश्न किया, अपहरण कर सके, प्रतिज्ञा ले सके, देवव्रत से भीष्म बन गए। पर कैसे वीर पुरुष हो, पर कैसे वीर पुरुष हो, अंबा को जीवन और श्रीखंडी को सम्मान न दे सके। वाह, बहुत खूब। कैसे पुरुष हो, अंबा को जीवन और श्रीखंडी को सम्मान न दे सके। हे देवव्रत, तुमने श्रेय चाहा, हे देवव्रत तुमने श्रेय चाहा, उत्तरदायित्व निभाया, पर तुमने सब कुछ गवाया। मेरी गंभीर पीड़ा को न समझ सके, मेरी गंभीर पीड़ा को न समझ सके। श्रद्धा को, श्रद्धा को तो न मर, श्रद्धा को तो न मर सके। इस विकृति को अब स्वीकृति दिलाओ, इस विकृति को अब स्वीकृति दिलाओ। अंबा को प्रेम और सम्मान और श्रीखंडी को समाज का हिस्सा बना। बहुत अपमानित, अपमानित स्त्री को तो जरा डराओ, अपमानित स्त्री को तो जरा डराओ। आओ भीष्म, आओ कृष्ण, कोई पुरुष कोई स्त्री श्रीखंडी का होकर कब लड़ा है। कोई पुरुष कोई स्त्री श्रीखंडी का होकर कब लड़ा है। युग युगांतर तक श्रीखंडी युद्ध में अकेला खड़ा है, युग युगांतर तक श्रीखंडी युद्ध में अकेला खड़ा है। वाह वाह, बहुत 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 अर्थपूर्ण कविता, बहुत गहराई लिए हुए कविता है ये, बधाई आपको। और आगे एक कविता सुनाती हूँ जो मेरी प्रिय कविता है, क्योंकि मैं स्वागत। प्रकृति प्रेमी हूँ। तो मैंने वृक्षों के ऊपर, नदियों के ऊपर ही बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो आज मैं सुनाती हूँ बरगद। स्वागत ये स्वागत। बरगद की तुलना मैंने की है एक वृद्ध पुरुष के साथ, क्योंकि वृद्ध पुरुष अपने आप में बहुत संपूर्ण होते हैं, उनके पास पूरा अनुभव रहता है जीवन का। तो बरगद की तुलना वृद्ध पुरुष के साथ। अराजकता न सह सका, अराजकता न सह सका, जड़ से जुड़ा न रह सका। अराजकता न सह सका, जड़ से जुड़ा न रह सका। उखड़ गया, बिछड़ गया, न जाने विशाल बरगद किधर गया। उखड़ गया, बिछड़ गया, न जाने विशाल बरगद किधर गया। जड़ता को छोड़, प्रकृति के नियमों को तोड़, अकेले ही चल पड़ा निर्जन वीथिकाओं में। अकेले ही चल पड़ा निर्जन वीथिकाओं में। सदियों से था खड़ा असंख्य चित्कार, असंख्य चित्कार, कुछ सत्कार झोली में डाल। नोच कर अपनी ही पुरातन खाल, नोच कर अपनी ही पुरातन खाल, रचना को पुनः रचने चला, रचना को पुनः रचने चला। सर्वोत्तम साधन से भी मोह भंग हुआ,
सर्वोत्तम साधन से भी मोह भंग हुआ, तब जाके वृद्ध बरगद अभंग हुआ। हम्म, तब जाके वृद्ध बरगद अभंग हुआ, सोचा नहीं रहेगा एक ही स्थान पर टिका। नहीं सोचा नहीं रहूंगा एक ही स्थान पर टिका, समय से ये पाठ उसने सीखा। समय से यह पाठ उसने सीखा, न छलूंगा न छलूंगा ना ही छला जाऊंगा, न छलूंगा ना ही छला जाऊंगा, मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। वाह। मैं तो यूं ही चला जाऊंगा। मर्यादा के साथ जिया है, मर्यादा के साथ जिया है, किसी से अब तक कुछ न लिया है। मर्यादा के साथ जिया है, किसी से अब तक कुछ न लिया है। रोशनी के सिरों से लड़ीबद्ध रहा, रोशनी के सिरों से लड़ीबद्ध रहा, तर्क से सतर्क हो चला हूं, तर्क तर्क से से सतर्क हो चला हूं। बहुत बढ़िया। मुफ्त की छांव, मुफ्त की छांव, बरगद के देखो निकले पांव। ये देखो देखो। जहां स्वार्थ से न पूजा जाऊं, जहां स्वार्थ से न पूजा जाऊं, वहां का आमंत्रण और निमंत्रण। जहां स्वार्थ से मैं पूजा जाऊं, जहां स्वार्थ से मैं पूजा जाऊं, वहां का आमंत्रण और निमंत्रण दोनों ठुकरा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने परिचय से क्या कमाऊं, अपने परिचय से क्या कमाऊं, तय नहीं है अब कहाँ जाऊं। तय नहीं अब कहाँ जाऊं। बहुत कहाँ सुंदर। जाऊं, वहां वहां जहां अपने लोगों के हाथों से मैं ना मारा जाऊं। क्या बात है, क्या बात। तय नहीं है कहाँ जाऊं, वहां जहां अपनों के हाथों से मैं ना मारा जाऊं, जहां मैं अपमानित न किया जाऊं, जहां मैं अपमानित न किया जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत तो सुंदर। ये, हाँ, तो ये बूढ़ा बरगद का बूढ़े लोगों की जो मनोविज्ञान होता है, बूढ़े लोगों की जो संवेदनाएं लोग समझ नहीं पाते हैं, उस पर ये कविता है। स्वागत है। हाँ, और ये कविता मैं सुनाती हूँ। एक छोटे बच्चे लोगों के ऊपर लिखा है मैंने। छोटे बच्चे मुझे बहुत प्रिय है, और बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। तो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो वह ये जो संघर्ष है बच्चों का, ये बहुत मुझे वेदना देता है। जब वो सुबह उठ के रोते हैं, बहुत जबरदस्ती लगता है मुझे। तो ये, वह क्यों जाए स्कूल, ये कविता है मेरी। वह क्यों जाए स्कूल, वह क्यों सोचता है, वह क्यों सोचता है क्या होगा स्कूल जाकर। वह क्यों सोचता है क्या होगा स्कूल जाकर, अकारण ही शिक्षक से मार खाकर, अकारण ही शिक्षक से मार खाकर। वो नन्हा कुछ नहीं जानना चाहता, वो नन्हा कुछ नहीं जानना चाहता है खुद को खोकर। वह नन्हा कुछ नहीं जानना चाहता है खुद को खोकर। काश पूरे दिन किसी पेड़ में, काश पूरे दिन किसी पेड़ में, खेत के मेड़ में बरगद या पीपल के नीचे, आंखें नीचे, बरगद या पीपल के नीचे आंखें नीचे, छपाक छपाक करके पानी में कूदना, किसी बड़े को देखकर आंखें मूंदना, किसी बड़े को देखकर आंखें मूंदना। सुंदर पल मासूमों का दल, सुंदर पल मासूमों का दल, निश्चल को कौन कर सकता है विफल। निश्चल को कौन कर सकता है विफल, सदा से वह है सफल, सदा से वह है सफल। क्यों पाठ याद करना पड़ता है, क्यों पाठ याद करना पड़ता है, जीतना इतना जरूरी क्यों है, जीतना इतना जरूरी क्यों है, पर हर रोज हारना पड़ता है, पर हर रोज हारना पड़ता है। कितने ही प्रश्न आते हैं इन बच्चों के मन में, कितने ही प्रश्न आते हैं इन बच्चों के मन में। इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जाए, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जाए, पुस्तकों को इनसे पूछकर लिखा जाए। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब।
बच्चों से बहुत कुछ सीखा जाए, पुस्तकों को इनसे पूछकर लिखा जाए। साहसी सिंह की दहाड़, साहसी सिंह की दहाड़, नवनील तरल जल करे कल कल। स्कूल में कहाँ पढ़ती है चिड़िया, स्कूल में कहाँ पढ़ती है चिड़िया, ना ही मेरी गुड़िया, छोटे से खिलौने की बात कर रही है, ना ही मेरी गुड़िया बेवजह की हथकड़ियां, बेवजह की हथकड़ियां। स्कूल से तो अच्छा है खुला मैदान, स्कूल से तो अच्छा है खुला मैदान। एक मुक्ति है, एक युक्ति है, बच्चे नहीं जाना चाहते स्कूल। स्कूल से तो अच्छा है खुला मैदान, एक मुक्ति है, एक युक्ति है, बच्चे नहीं जाना चाहते स्कूल। गगन में उड़ने वाले पंछियों के पाँव में, गगन में उड़ने वाले पंछियों के पाँव में कैसे लिपटे धूल, कैसे लिपटे धूल, वह क्यों जाए स्कूल, वह क्यों जाए स्कूल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शानदार कविताएं रही और पाठ भी उतना ही शानदार। एक तरह से आपने परफॉर्म किया है कविताओं को, एक प्रदर्शन कला की तरह जिसको कहते हैं। और बहुत अच्छा। मुझे और लगता है मैंने बहुत सारी कविताएं सुना दी है। अब बोलिए बहुत बोलिए बोलिए। नहीं और नहीं है, काफी है, मुझे लगता है आज के दिन के लिए काफी है ये। नहीं, मुझे लगता है कोई कविता सुनाने की बहुत इच्छा है, लास्ट वाली कोई छोटी सी सुना दीजिए। चलिए। हाँ, ये सुनाती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा विद्रोह है मुझे बुद्धिमान लग रहा लोगों था के कि आपका प्रति। मन नहीं भरा। ठीक है, सुना दीजिए। नहीं भरा है। बिल्कुल। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, बौद्धिक व्यक्ति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सरल व्यक्ति है वो उतना नुकसान नहीं करते समाज को जितना बौद्धिक व्यक्ति करता है। ये तो बात तो ये सही है। बौद्धिक तो बौद्धिक व्यक्ति पर ये कविता है। बौद्धिक व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल। सक्रिय दलाली करता है, सक्रिय दलाली करता है बौद्धिक क्या व्यक्ति, बात है, क्या बात है। सक्रिय दलाली करता है बौद्धिक व्यक्ति। निष्कर्ष से दूर होकर क्रूर, निष्कर्ष से दूर होकर क्रूर, मायावी इंद्रजाल के चंगुल में, मायावी इंद्रजाल के चंगुल में दल में रखना चाहता है सभी को अपने दल में। मानदंड का अर्थ बदलता है, दिखाकर झूठी उदारता, दिखाकर झूठी उदारता, एक ढांचे में ढलना, न्याय को टालना, एक ढांचे में ढलना, न्याय को टालना, वास्तविकता का परम ज्ञानी, वास्तविकता का परम ज्ञानी, कूट कूट करके अभिमानी, कूट कूट करके अभिमानी, थका और हारा हुआ समाज के लिए दीमक है बौद्धिक व्यक्ति। थका और हारा हुआ समाज के लिए दीमक है बौद्धिक व्यक्ति। भीतर ही भीतर चाटता है, भीतर ही भीतर चाटता है, आपस में लोगों को बांटता है, भीतर ही भीतर चाटता है, आपस में लोगों को बांटता है, अवमानना करता है, अवमानना करता है। सक्रिय दलाल, निरीह निरीह बौद्धिक व्यक्ति अपने लोगों पर करता है वार, बौद्धिक व्यक्ति अपने लोगों पर करता है वार। निसंगता की दोहरी तलवार है, निसंगता की दोहरी तलवार है ये बौद्धिक व्यक्ति। सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है पर कुछ नहीं करता, सब कुछ कर सकता है पर कुछ नहीं करता है। उसका पुराना वही पुराना डर, उसका पुराना वही पुराना डर, वह होना चाहता है अमर, वह होना चाहता है, कुछ नहीं करता है बौद्धिक व्यक्ति। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, बौद्धिकता के साथ नैतिकता बहुत जरूरी है। नैतिकता के अभाव में इस तरह की समस्या पेश आती है। और बहुत ही गंभीर, सार्थक और गहन अर्थ लिए हुए कविताएं आपने सुनाई। और
सबसे बड़ी बात तो जो कविता में आप कहती हैं उसके प्रति सेल्फ कन्विक्शन भी आपका बहुत जबरदस्त है, जिस ढंग से आप सुनाती हैं, तो ये बहुत जरूरी तत्व है कविता का। तो बहुत बहुत बधाई दोलन राय जी। हाँ, दोलन का अर्थ मेरा ख्याल है डोलना होता है ना, समथिंग। नहीं, दोलन एक दार्जिलिंग में ना, दार्जिलिंग में एक फ्लावर होता है। फ्लावर होता है वो शायद हाँ, इस तरह से। हाँ हाँ, वो उल्टा लटकता है और वो नारंगी रंग का होता है। हाँ, यानी पेंडुलम की तरह होता है, इसलिए शायद उसको झूलता होगा। यस यस। झूलता है तो वो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि नाम तो है आपका दोलन, हाँ, लेकिन जो कन्विक्शन है, जो दृढ़ता है आपकी, तो बिल्कुल विपरीत है नाम से। बहुत स्थिरता है अपने आप में। तो ये एक खास बात मैंने देखी, जो नाम से थोड़ा अलग लगा मुझे। खैर, तो बधाई आपको दोलन जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अजामिल जी को, जो कि प्रयागराज से हैं। प्रयागराज कहने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, इलाहाबाद भी निकलता है मुंह से, और ठीक है, अब जो भी है। तो आज़ादी के बाद किसी एक दिन आपका जन्म हुआ, ऐसा आप कहते हैं, यानी आज़ादी के बाद सब दिन एक समान है, ऐसा शायद अजामिल जी को लगता है, लेकिन मुझे लगता है पिछले 10 साल से कुछ बदल गए हैं दिन। और मूल नाम आपका आर्य रत्न व्यास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए किया है। और आ, आपने बहुत सारी पत्रिकाओं में संपादक या संयुक्त संपादक के तौर पर काम किया, यानी पत्रकारिता के पेशे में आप रहे। माया, मनोरमा, न्यूज़लेटर, समकालीन राजनीति, समकालीन, मुक्तिबोध, वर्तमान साहित्य, संडे मेल आदि पत्रिकाओं में। और कुछ टेलीविजन चैनल जो हैं उनमें भी आप समाचार संपादक के रूप में रहे 10 साल तक। आस्था चैनल के लिए आपने 22 के लगभग वृत्त चित्र बनाए हैं। और भोपाल की जो गैस त्रासदी है और फूलन देवी का आत्मसमर्पण जो हुआ था, उसका भी कवरेज आपने किया था। संयोग से गैस त्रासदी के समय में था, 1984 की बात है, भोपाल में ही था। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन, यानी ये जो कार्यक्रम आपने जो तरह तरह के बनाए हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियमित प्रसारण इनका होता रहा है। और एशिया की सबसे बड़ी रामलीला, पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी जो है, उसके लिए आपने 18 घंटे की रामलीला अवधि वाली रामलीला लिखी और उसका निर्देशन और मंचन भी किया 6 साल तक लगातार। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया पत्रकारिता विभाग में, और मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसमें भी आपने अध्यापन किया। लगातार आप प्रकाशित होते आ रहे हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में। त्रयी एक, इसके संपादक रहे डॉक्टर जगदीश गुप्त। शिविर, इसके संपादक विनोद शाही जी। और काला इतिहास, इसके संपादक बलदेव वंशी जी। तो मेरा ख्याल ये संपादित पुस्तकें हैं जिनमें आपकी कविताओं का प्रकाशन हुआ। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने 7वें दशक की सर्वश्रेष्ठ कविताएं, ये जो इनका संकलन था, उसमें भी आप प्रकाशित हुए हैं। तो इस तरह से उपलब्धियां बहुत रही हैं आपके साहित्यिक क्षेत्र में। कविता संकलन आपके हैं जो कुछ हाशिए पर लिखा है, और दूसरा संकलन आपका है औरतें जहां भी हैं। इसके अलावा बाल साहित्य भी आपने लिखा है, बहुत से नाटक लिखे हैं। और ये तो ठीक है, एक रुचि तो बहुतों की होती है, लेकिन चित्रांकन यानी चित्रकला के भी आप माहिर हैं। फोटोग्राफी के भी आप शौकीन ही नहीं है, बल्कि बहुत माहिर हैं। और शायद फोटो पत्रकारिता भी आपने की है, जहां तक मेरा ख्याल है। जी जी। और सर, आपके फेसबुक पर मैंने आपके बहुत सारे चित्र देखे हैं। चित्र यानी फोटोग्राफी तो ठीक है, आपके जो जिसको हम पेंटिंग कहते हैं, आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी हैं। जी मैं बधाई दूंगा आपको, बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग्स हैं। जी। अगर मैं जो दर्शक हैं हमारे, उनसे कहूंगा कि आप आपके फेसबुक पेज पर जाएं और देखें। तो मेरा ख्याल है सर, आप इलाहाबाद में जब पढ़ते थे तब वहां पे जगदीश गुप्त जी और भारती जी वगैरह थे, पढ़ाते थे। नहीं, भारती जी तो नहीं थे उस समय, लेकिन बॉम्बे आ गए थे, अच्छा। जगदीश जी, हाँ जगदीश जी थे। जी जगदीश जी। वीरेन शाही साहब थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे, जी जी रघुवंश जी थे। जी और जी। मेरा सौभाग्य है कि मैंने फिराक साहब से भी बातचीत की है, और हम्म। पंत जी से भी बातचीत मैंने की है। क्या यानी बात, क्या बात जी, कुछ नहीं अलग वो, तरह के इंटरव्यूज मेरे खाते में हैं, क्या जिनसे बात। मुलाकात मेरी होती रही। वो तो समय बड़ा अद्भुत समय था। अरे, और पूछिए नहीं, वैसा समय पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा साहित्य में, लेकिन बस प्यार ही प्यार था उसमें, जी जी। प्यार ही प्यार हर तरफ।
फिराक साहब के तो हम किस्से ही सुनते हैं, लेकिन आपने तो खैर प्रत्यक्ष उनको अनुभव किया है। हाँ, और मैं वीडियन शाही साहब ज्यादा नहीं रहे, बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आपको उनका भी सानिध्य मिला, एक हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। अंग्रेजी विभाग में पढ़ाते थे, हाँ, लेकिन हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार थे, और साथ में एक समाजवादी चिंतक थे, बल्कि सड़क पे काम करते थे मजदूरों के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, वीडियन शाही जी। बिल्कुल। तो ये तो याद रखने वाली चीजें हैं। थोड़ा ये चित्रकारी का तो आपने विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया होगा, मुझे लगता है सर। नहीं, ना ना फ़ोटोग्राफ़ी का लिया है और ना इसका लिया है। देखिए। दरअसल मुझे ऐसे-ऐसे लोग रास्ते में मिलते गए और मुझे जी प्रेरित करते गए। तो जी जी। जहाँ-जहाँ मुझे लगा कि हम्म मैं मुकम्मल हो सकता हूँ हम्म। अपनी बातचीत में, मैंने वो हम्म। कला को सीखने की कोशिश की। जी जी। और मैं ये बराबर कोशिश करता रहा कि ये सारी चीज़ें मेरे अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, है ना? हम्म। ये कम इनकम्प्लीट होता है तो किसी और कला से कंप्लीट कर लेता हूँ। मन होता है तो चित्र बनाता हूँ, मन होता है तो फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। जी जी। रंगमंच भी मैंने किया। हम्म। आपको अच्छा लगेगा जान कर के कि मैंने करीब 20 के लगभग नाटक अच्छा। मैंने मैंने काम भी किया जी और जी। 4-5 तो डायरेक्ट किए और नहीं, 2-3 बिल्कुल कला में तो आप डूबे हुए रहे, ऐसा महसूस जी, होता है। करता रहा हूँ। जी जी। और ये सबसे पुरानी रामलीला जो करीब 4 पौने 500 साल पुरानी, जो बनारस में रामनगर में होती है, हाँ, और ये पत्थर चट्टी का भी कुछ वैसा ही इतिहास है कैसे? पत्थरचट्टी रामलीला बहुत पुरानी रामलीला है, जी करीब जी जी। 400 साल पुरानी। हाँ जी तो जी जी। उस रामलीला में जो थे एक नयापन कुछ नहीं था, सब पुराने हम्म अंदाज में किए जा रहे थे। तो जब हम्म। उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, इसको मैं देखता हूँ एक बार। फिर मैंने 18 से 22 घंटे की वो रामलीला लिखी जी जी। और उसको करीब 20,000 लोग रोज़ देखते थे। उसमें भी चौपाइयों का प्रयोग रहा? नहीं, हमने अच्छा उसको उसको तुलसी पर आधारित नहीं किया। अच्छा हम अच्छा। सीधे-सीधे उसको ले गए वाल्मीकि पर। क्योंकि मेरा हम्म विश्वास ये था कि तुलसी के पास भावनाओं हम्म। का इतिहास तो है, जी सर। लेकिन उस दौर का सच्चा इतिहास वाल्मीकि जी के पास है। जी जी। तो मैंने वाल्मीकि पर केंद्रित किया उसे जी सर। और वो स्क्रिप्ट आप देखते अगर उसे पूरा तो आपको हम्म जगह-जगह उसमें दूसरा ये कि समसामयिकता को जोड़ा हमने। हम्म। दहेज को जोड़ दिया उसके अंदर। हथियारों की ओहोड़ जो दुनिया भर में मची हुई है उसको जोड़ दिया। जो अच्छा हमारे अच्छा। जो हमारे रिश्तों में अवमूल्यन हो रहा है उस पर हमने ध्यान दिया। तो बहुत सारी नई चीज़ों को जोड़ करके उस रामलीला बिल्कुल। को मैंने रीराइट और किया। जी जी, और पौराणिक कथाओं की सार्थकता इसी में है कि आज के जीवन से उसको जोड़ा जाए, जी, कॉमन जी। थ्रेड क्या है उसकी पहचान की जाए। जी, जी। तो सर स्वागत है, कविताएं जी, शुरू करें। हाँ। 2 बातें मैं कह कर के अपनी बात शुरू करता हूँ जी कविता। सर। जी जी। पहली पहली बात तो ये है कि मुझे आपके इस चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा है। अ, बहुत बढ़िया थैंक। नाम है। हाँ, कविता मुंबई। ये बहुत सारी जिज्ञासाओं के साथ हमारे सामने आता है, अच्छा लगता है। तो कविता मुंबई के लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि आज मैं जो भी कुछ रखने जा रहा हूँ, वो राजेंद्र जी की अदालत में है। हम्म। राजेंद्र जी को फैसला करना है कि मुझे कविता की तमीज़ है कि नहीं है ना? तो मैं बड़ी विनम्रता से उनके सामने अपनी कुछ कविताएँ रखता हूँ। दोलन ने तो मेरी स्वागत। कविता कई बार सुनी है और दोलन मेरी कविता को सच कहूँ, एक शब्द में कहूँ तो मेरी कविताओं को वो प्यार करती है। हम्म। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कविताओं को वो समझती है। कविता को कोई प्यार करने वाला मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य किसी कवि का नहीं है। पसंद करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। जी सर। बहुत लोग मिलते हैं जो कविता पसंद करेंगे आपकी, लेकिन आपकी कविता को प्यार भी करें, ये बड़ा मुश्किल से होता है। तो मैं दोलन के लिए थैंक्स कहूँगा, वो फिर बैठी हुई हैं मेरे सामने और अब वो मेरी कविता को मुझे लगता है कि ऐसे ही प्यार करती रहेंगी ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। तो राजेश जी इजाज़त है मुझे कविता पढ़ने का? जी जी जी। आपकी अदालत में रख रहा हूँ। अरे नहीं, मेरी ये कविता है, इसका शीर्षक है सबसे अच्छी कविता। स्वागत। खोजता हूँ अपने आस-पास मैं अक्सर सबसे अच्छी कविता। तने हुए हरे बाँस के जंगलों में सुवासित गंध सी आवारा घूमती है, सीटी मारती सबसे अच्छी कविता।
फूलों में खिलती है, चटचटाती है कलियों में। पत्ता पत्ता बूटा बूटा सहलाती दुलराती है सबसे अच्छी कविता। झरनों से झरती है सबसे अच्छी कविता। नदियों में बहती है सबसे अच्छी कविता। सागर में हरहराती है सबसे अच्छी कविता। मिट्टी में महकती है सोंधी सी सबसे अच्छी कविता। फैले आकाश में चिड़ियों की चहचहाट में दिन दिन भर गूंजती है सबसे अच्छी कविता। क्या बात। भोग में संभोग में राग में अनुराग में गीत में संगीत में शब्दों में खनखनाती है सबसे अच्छी कविता। शिशुओं के सपनों में आती है सबसे अच्छी कविता। पत्नी की इच्छाओं में कुलबुलाती है सबसे अच्छी कविता। गैया की आंखों में है करुणा की सबसे अच्छी कविता। नन्ही बिटिया की हंसी में है सबसे अच्छी कविता। लेकिन संसार की सबसे अच्छी कविता है मेरी अम्मा के चेहरे पर। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन संसार की सबसे अच्छी कविता है मेरी अम्मा के चेहरे पर। यकीनन हमारे सुखों में है सबसे अच्छी कविता, हमारे दुखों में है सबसे अच्छी कविता। अविश्वास के इस भयावह दौर में आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए हर कवि की डायरी में कुछ, केवल कुछ सबसे अच्छी कविताएं तो होनी ही चाहिए। अविश्वास के इस भयावह दौर में आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए हर कवि की डायरी में कुछ, केवल कुछ सबसे अच्छी कविताएं तो होनी ही चाहिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है ब्यूटी पार्लर। स्वागत है। खुशबुओं के सागर में डूब गई है आधी दुनिया। शानदार सिंहासनों में गहरे तक धंसी हैं। खाई अघाई बेफिक्र बेबात हंसती खिलखिलाती औरतें महारानियों की तरह। कहीं कोई डर नहीं मर्दों की आंखों का उन्हें। मुलायम तौलिए से ढकी है उनकी काया। बदले जा रहे हैं उनके चेहरे, आत्माएं बदली जा रही हैं। त्योरियां बदल रही हैं औरतें मर्दों की दुनिया में मुकाबले के लिए। त्वचा बदल रही है, देह को सौंपी जा रही है ताजगी। वो संवर रही हैं मौसम में बसंत घोलने के लिए। नाक नक्श तीखे किए जा रहे हैं भावी युद्ध की तैयारी में। मुस्कुराहट कायम रहे तकलीफों के बीच भी। होठों को दी जा रही है लालिमा लिप ग्लॉस के साथ। अपनी ही उम्र से लड़ रही हैं औरतें बेदाग बनी रहने के लिए। असलियत छुपाई जा रही है नकली चेहरों के पीछे। लंबे बालों के बवाल से मुक्त हो रही हैं औरतें। कैंचियां खूबसूरती से सेंसर कर रही हैं उनकी इच्छाएं। कटीली आंखों को सिखाई जा रही है चालाकियां। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ में खोती जा रही हैं औरतें। वातानुकूलित कमरे में वातानुकूलित कमरे में दयनीय चीख की तरह है सजती संवरती औरतों की हंसी। जैसे दम तोड़ती कोई कामना, जैसे कोई अनुष्ठानिक प्रार्थना आजादी के लिए। जैसे कोई अनुष्ठानिक प्रार्थना आजादी के लिए। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर। एक कविता बहुत दिनों पहले लिखी थी, सुनिए। उसका शीर्षक है बुरा वक्त। स्वागत है। बुरे वक्त में अक्सर बुरे नहीं होते हम। कुछ तिरछी बाकी चाल से छुपाते छुपाते भी बयान हो जाती है अच्छी आदतें। बुरे वक्त में कुछ ज्यादा ही गुनगुनाते हैं हम। सीटियां बजाते हैं बेवजह, भले ही तनतनाती गूंजती हो उसकी गूंज। शब्दांतरित होती संवेदनाओं में। बुरे वक्त में हम पैदल निकल जाते हैं टहलने अतीत में। हम्म, अजनबियों अजनबियों से भी हाथ मिलाने पर सुकून ज़दा गर्मी महसूस होती है हथेलियों में। हाथ छोड़ने का जी नहीं करता बुरे वक्त में। अजनबियों से भी हाथ मिलाने पर सुकून ज़दा गर्मी महसूस होती है हथेलियों में। हाथ छोड़ने को जी नहीं करता बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में भी बहुत याद आता है बुरा वक्त। पुरानी सबसे पुरानी तस्वीरों और चिट्ठियों में
खुद को तलाशता है बुरा वक्त। बीमार बुजुर्गों की तरह रात रात भर खांसता खखारता है बुरा वक्त। नेपाली चौकीदारों की तरह बेहद वफादार है बुरा वक्त। वाह! हर ईमानदार कोशिश में सबसे अच्छा होता है बुरा वक्त। बुरे वक्त में सीढ़ियां खुद ब खुद जाती हैं अच्छे वक्त की तरफ। बुरे वक्त में कभी नहीं बहती खून की नदियां। म्यान में आराम फरमाते हैं तलवार और खंजर। सोने मड़े दांतों की सफाई होती है बुरे वक्त में। दुनालियों में पनाह पाते हैं कॉकरोच। दुनालियों में पनाह पाते हैं कॉकरोच। तितलियां बेखौफ घूमती हैं घाटियों में। गर्भाधान सकुशल होता है। चिड़िया जूठे बर्तन पर मंडराती हैं। नमक निवाले के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं। खटखटाते हैं पड़ोसी के दरवाजे की कुंडियां। वक्त बेवक्त का कोई बुरा नहीं मानता बुरे वक्त में। वक्त बेवक्त का कोई बुरा नहीं मानता बुरे वक्त में। क्या बात है, बहुत सुंदर। बुरे वक्त में कच्चे प्याज का बास बन जाता है प्यार। बुरे वक्त में कच्चे प्याज की बास बन जाता है प्यार। प्रेमिका के आलिंगन में बादलों सा बरस कर निकल जाता है बुरा वक्त। आंखें पढ़ी जाती हैं बुरे वक्त में। ताबीजों में दुआ होता है बुरा वक्त। गिरजाघरों की चांदी होती है बुरे वक्त में। बुरे वक्त में देवता भी स्वर्ग में होते हैं आदमी को ठेंगा दिखाकर। बुरे वक्त में औजार बदलते हैं हमारी शिनाख्त के। बुरे वक्त में औजार बदलते हैं हमारी शिनाख्त के। बुरा वक्त जी भर तोड़ता है हमें। बुरा वक्त जी भर जोड़ता है हमें। बुरे वक्त में हम पहचाने जाते हैं अच्छे वक्त के लिए। खूब गहरी नींद की तरह है बुरा वक्त। बुरा वक्त इतना भी बुरा नहीं होता कभी कि हाशिए पर उसे फेंक दिया जाए अच्छे वक्त के लिए। अक्सर अक्सर तब अच्छे वक्त में ही छुपा होता है बुरा वक्त। बुरा वक्त भी बुरा नहीं बुरे की मुखालफत के लिए। जिंदगी की इस जद्दोजहद में जिंदगी की इस जद्दोजहद में यकीनन बड़े काम का है बुरा वक्त। बड़े काम का है बुरा वक्त। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी। बहुत कि एक कविता मैं और पढ़ता हूं। शीर्षक है औरतें जहां भी हैं। बहुत अच्छी। दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। मर्दों की इस तानाशाह दुनिया में औरतें जहां भी हैं जैसी भी हैं पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं वो हमारे बीच अंधेरे में रोशनी की तरह। औरतें हंसती हैं खिलखिलाती हैं औरतें खुशियां बरसती हैं सब तरफ। छोटे छोटे उत्सव बन जाती हैं औरतें। औरतें रोती हैं सिसक सिसक कर जब कभी अज्ञात दारुण दुख में भीग जाती है ये धरती। औरतें हमारा सुख है औरतें हमारा दुख है। हमारे सुख दुख की गहरी अनुभूति है ये औरतें। जड़ से फल तक डाल से छाल तक। जड़ से फल तक डाल से छाल तक वृक्षों सी परमार्थ में लगी हैं ये औरतें। युगों से कूटी पीसी छीली सुखाई और सहेजी जा रही हैं औरतें असाध्य रोगों की दवाओं की तरह। वाह! सौ सौ खटरागों में खटती हुई सौ सौ खटरागों में खटती हुई और रसोई घरों की हदों में औरतें गमगमाती हैं मीट मसालों की तरह। सिलबट्टों पर खुशी खुशी पुदीना प्याज सी पिस जाती हैं औरतें। चूल्हे पर रोटी होती हैं औरतें। क्या ये क्या बात, बहुत खूब। चूल्हे बहुत पर सुंदर। रोटी चूल्हे पर रोटी होती हैं औरतें। ये क्या कम बड़ी बात है कि लाखों करोड़ों की भूख प्यास हैं औरतें। पृथ्वी पृथ्वी सी बसी बिछी हैं औरतें। पृथ्वी सी बिछी हैं औरतें। आकाश सी तनी है औरतें। जरूरी चिट्ठियों की तरह रोज पढ़ी जाती है औरतें। तार में पिरोकर टांग दी जाती है औरतें। वक्त जरूरत इस तरह बहुत काम आती है औरतें। शोर होता है जब शोर होता है जब औरतें चुपचाप सहती हैं ताप को। औरतें चिल्लाती हैं जब कभी बहुत कुछ कहती हैं आपको।
औरतों को समझने के लिए तानाशाहों, बहुत सुंदर। पहले पहले दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मार्मिक कविता है, बहुत और मार्मिक। समय का ध्यान रखते हुए मैं अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ। इसका शीर्षक है बाबूजी की चिट्ठियां। हम्म, जैसे कोई किसी की जिंदगी संवारता है धीरे धीरे, जैसे कोई किसी की जिंदगी संवारता है धीरे धीरे, मुजस्समे तराशता है संतरास, संगीत रचता है हवाओं के चलने से, आस्थाएं और विश्वास से पैदा होते हैं वेद पुराण बाइबल कुरान। बीज बनता है वृक्ष जैसे, वैसे ही किसी अज्ञात पीड़ा से गुजरकर चिट्ठियां लिखा करते थे बाबूजी, एक कलाकार की तरह। वाह! शबनमी हरूफों के गोशे गोशे में बसी होती थी उनकी रूह। शबनमी हरूफों के गोशे गोशे में बसी होती थी उनकी रूह। कहाँ जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, बताते थे ऐसे जैसे कोई भटके हुए को बताए रास्ता। प्रिय से शुरू होकर तुम्हारे बाबूजी तक आशीष बरसता था मूसलाधार। प्रिय से शुरू होकर तुम्हारे बाबूजी तक आशीष बरसता था मूसलाधार। उनकी चिट्ठियों में भीग जाता था रोम रोम, उनके प्यार दुलार से चिट्ठियों में सांस लेते थे बाबूजी। सिर चढ़कर बोलता है आज भी उनकी लिखावट का जादू। कोई कोई ही बुन पाता है जिंदगी को इतने सलीके से। यकीनन दिल और दिमाग पर छा जाने वाली कालजयी रचनाओं की तरह है बाबूजी की चिट्ठियां। वाह! यकीनन दिल और दिमाग पर छा जाने वाली कालजयी रचनाओं की तरह है बाबूजी की चिट्ठियां। सोचता हूं इन्हें सहेज कर भी तो सहेजे जा सकते हैं बाबूजी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत इन्हें सुंदर। सहेज कर भी तो सहेजे जा सकते हैं बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने ध्यान एक और कविता सर प्लीज, एक छोटी सी कविता और सुनाइए। जी। इसका शीर्षक है कोई बच्चा। इस डरावने सन्नाटे के खिलाफ दुनिया के तिलिस्म में आने से पहले कोई बच्चा धीरे धीरे रो रहा है मां के गर्भ में। इस डरावने सन्नाटे के खिलाफ दुनिया के तिलिस्म में आने से पहले कोई बच्चा धीरे धीरे रो रहा है मां के गर्भ में। कोई और एक बच्चा गर्भ सागर में चीख रहा है, जन्म लेने से इनकार कर रहा है पृथ्वी पर। कोई बच्चा परख नली में धड़क रहा है आंखें खोलने के लिए। कोई बच्चा परख नली में धड़क रहा है आंखें खोलने के लिए, इच्छाओं के ताप से मुक्त होने के लिए नाली में बहा दिया गया है कोई बच्चा, अभी अभी तेज पानी की धार के साथ कमोड के रास्ते अवांछित मानकर। इच्छाओं के ताप से मुक्त होने के लिए नाली में बहा दिया गया है कोई बच्चा, अभी अभी तेज पानी की धार के साथ कमोड के रास्ते अवांछित मानकर। कोई बच्चा दर्ज करवा रहा है अपना परिचय स्कैनर के चमकदार पर्दे पर। अपने अपने मतलब के बच्चे तलाशे जा रहे हैं करोड़ों करोड़ गर्भ में पल रहे बेमतलब के बच्चों के बीच से। अपने अपने मतलब के बच्चे तलाशे जा रहे हैं करोड़ों करोड़ गर्भ में पल रहे बेमतलब के बच्चों के बीच से। कसाई बाड़े में जब सुविधाएं जन्मेगी नया जीवन, बच्चे तो गर्भ में चीखेंगे चिल्लाएंगे। लंगड़ी लूली शताब्दी इस तरह दाखिल होगी आगामी वर्तमान में। लंगड़ी लूली शताब्दी इस तरह दाखिल होगी आगामी वर्तमान में। कोख में कुछ नहीं होगा तब, पर्दे पर बच्चे की तस्वीर में नहीं। कोख में कुछ नहीं होगा तब, पर्दे पर बच्चे की तस्वीर में। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत आभार सर। तो ये था अजामिल जी की कविताओं का तिलिस्म, जिससे बाहर आना इतना आसान नहीं। मैं सीरियसली कह रहा हूँ जी कि इस तरह से बांध लिया आपने। शब्दों का जादू तो था ही,
और जो धीर गंभीर स्वर आपका और उसका प्रवाह, उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सही। आखिरकार आपने रंगमंच किया है, थिएटर किया है, तो वो तो कविता में झलकेगा ही। जी। बहुत अनोखा ये बहुत अनुभव रहा कविताओं को सुनने का, और कविताओं का जो कथ्य है, शिल्प है, उस पर तो राजेंद्र सर बात करेंगे ही, मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि कविता एक कला के रूप में किस तरह से आपने साधना की है। अन्य कलाओं की तरह ही इसकी भी साधना आपने की है। एक बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, और बहुत रचनात्मक जीवन आपका रहा है। बहुत बहुत बधाई अजामिल जी आपको। जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र गौतम सर को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं। और उनका परिचय मैं थोड़ा, मैं जी भी आप, तैयार हो जाता हूँ उनको सुनने के लिए, उनकी अदालत में बैठा हूँ। जी देखिए जी क्या जी फैसला देते बिल्कुल, हैं। सांस रोक कर। तो आप कवि हैं, आलोचक हैं, शिक्षाविद हैं, और जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर रिटायर हुए हैं। आपके प्रकाशित कविता संग्रह हैं आवाज, मौसम की, ठहरे हुए समय में, कुछ दोहे इस दौर के, बरगद जलते हैं, पंख होते हैं समय के, गीत पर्व आया है, और प्रकृति तुम वंदे हो। बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं। आलोचना की भी आपकी 4 किताबें हैं। और सबसे पहली रचना आपकी 1969 में छपी थी, आ, नवनीत में छपी थी। ये एक जी खास बात है, तब आप बिल्कुल किशोर अवस्था में रहे होंगे। तो अब मैं 60 साल के बाद बधाई देता हूं सर आपको। धन्यवाद। नवनीत से शुरुआत हुई तो, और नवनीत का जो स्तर उस समय था, वो तो मैंने तो क्या फिर नवनीत को 1983 के बाद ही मैंने पढ़ना शुरू किया था, जब मैं 8वीं में था। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा हाँ, इसका। बहुत जबरदस्त पत्रिका रही है। और उसमें रेखांकन भी आते थे, ओके शैणे, ये सब कलाकार उस समय थे। और प्रूफ की दृष्टि से बहुत उत्तम पत्रिका थी। जी जी प्रूफ की हाँ, बिल्कुल। गलतियां हाँ, उसमें नहीं होती थी। हाँ, मैं भी प्रकाशित हुआ हूँ उसमें। वेरी अच्छा, गुड। जी 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 जी। तो खैर, वो तो अभी भी आ रही है पत्रिका, विश्वनाथ सचदेव जी हाँ, संपादक हैं उसके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आलोचना, सरस्वती, समकालीन भारतीय साहित्य, इस तरह की पत्रिकाओं में आप लगातार प्रकाशित हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी में आपकी लगभग 500 रचनाएं अभी तक प्रकाशित हुई हैं। क्या बात और नवगीत दशक 3, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह द्वारा संपादित इस ग्रंथ में आपके अनेक आलोचनात्मक लेख हैं और कविताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक गतिविधियां भी आपकी बहुत सी रही हैं। मॉरिशस में हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय के उद्घाटन समारोह में आप मुख्य अतिथि रहे। अरे वाह! और यूजीसी के जो सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम मॉरिशस यूनिवर्सिटी में हुए हैं, उसके तहत आप 2003 से 4 तक वहां रहे, लगभग 1 साल। और पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा जनवरी 2013 में लोकतंत्र और साहित्य विषय पर इस्लामाबाद में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपने व्याख्यान दिया। पुरस्कार आपको बहुत से मिले हैं। हंस कविता सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ कृति का भी पुरस्कार आपको मिला है। हरियाणा साहित्य अकादमी के और भी पुरस्कार आपको मिले हैं। और भी हैं, बहुत से पुरस्कार हैं, उनके नाम गिनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। जी। तो अ, राजेंद्र सर, मैं बात आप थोड़ी 2-3 मिनट चर्चा बाद में करूंगा। ठीक। पहले तो आप अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रशांत जी। और सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद कि मुझे कविता मुंबई से आपने जोड़ा। फेसबुक स्वागत। पर मैं सूचनाएं भी पढ़ता रहा, कुछ यूट्यूब पर पहले सुना भी, लेकिन पहली बार मैं इससे जुड़ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ ही मुझे 2 श्रेष्ठ कवियों के साथ आपने जोड़ा, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। दोलन राय जी और अजामिल जी, इनको पढ़ते तो रहे हैं हम, और अजामिल जी को तो निरंतर सचित्र पढ़ते रहे हैं, कविता लेकिन पोस्टर बहुत बढ़िया उनसे बनाते हैं। कविता पोस्टर बहुत अच्छे बनाते हैं जी अजामिल। बहुत अच्छे बनाते हैं, और वो अपने आप में फेसबुक पर इतिहास बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने समय का भी इतिहास बना रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो दायित्व प्रसाद जी ने मुझे सौंपा है वो थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए विशेष है
कि जो कविता पाठ दोलन जी और अजामिल जी कर रहे थे, तो वो आगे देखकर सुविधा पूर्वक कर सकते थे, क्योंकि उनके आगे जाना था। अब मुझे पीछे जाना है, जी जी जो हो चुका है और उसको याद करना है, और इतना फास्टली नोट लेना गणेश जी की तरह वो संभव नहीं था। तो लेकिन फिर भी जो कुछ मैंने छोटी मोटी पंक्तियां एक आध बीच बीच में नोट की हैं, और जो कविताएं सुनी हैं, उनका जो प्रभाव छूटा है उसी पर बात की जा सकती है। ये जो त्वरित कविता है, वैसे तो आजकल जो है बिल्कुल ताजा ताजा एकदम माल प्रस्तुत कर देने का युग है, तो उस दृष्टि से ये बहुत सार्थक होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा इंटरवीन करूंगा। जी कवियों पर तो ठीक है, आप एक संक्षेप में अपना वक्तव्य देंगे, इसके अलावा आप समकालीन कविता पर जी एक जी विशेषज्ञ के नाते अपनी बात भी कह सकते हैं। जी तो जी, ये जैसा प्रशांत जी ने कहा, और मैंने भी सोचा इसी रूप में था कि मैं कविताओं पर आने से पहले 1-2 मिनट समकालीन कविता का जो संदर्भ है उस पर बात कर लूं। मुझे जो एक समस्या मूल्यांकन और आलोचना को लेकर लग रही है आज की कविता को, वह ये है कि वह समावेशी दृष्टि नहीं है। वहां ही और भी की बड़ी समस्या है। जैसे कुछ लोग विमर्शों से जुड़ी हुई कविता को ही कविता मानते हैं, उससे इतर कविता को कविता नहीं मानते। कुछ एकदम इसके विपरीत विचार रखते हैं। यही एक संकट जो है वह है काव्य रूपों को लेकर भी है। संयोग से यहाँ सारी कविताएं जो सुनाई गई वो मुक्त छंद या कहीं छंद मुक्त, क्योंकि अभी सब लोग जो पत्रिका है, शायद आप लोगों ने देखा सुना होगा उस पत्रिका जी को, जी तो उसमें मेरा एक लंबा निबंध इस विषय को लेकर छपा है, हिंदी कविता छंद से छंद मुक्ति तक। और वो एक पठनीय निबंध है, यदि आप देख सके तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा पठनीय उसे, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या के साथ जुड़ा हुआ निबंध है और एक लंबी यात्रा उसमें की गई है सोचने की। तो ये जो एक और समस्या जो मैंने समावेशी न होने की कि कुछ लोग जो हैं वो केवल छंद मुक्त कविता को ही कविता मानते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि ये छंद मुक्त या मुक्त छंद वाली कविता तो कविता है ही नहीं। तो ये जो अतिवादिता है, यह समकालीन कविता के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ी बाधा इस समय बनती जा रही है। जी और सोशल मीडिया को लेकर भी अभी प्रशांत जी ने भी देखा होगा, ये पोस्टर से फेसबुक पर डाला, तो एक सज्जन ने कहा कि अभी भी कोरोना का प्रभाव चल रहा है और मैं तो इसको कविता नहीं मानता या कविता गोष्ठी नहीं मानता। एक सज्जन ने ये टिप्पणी की है, नाम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सोशल मीडिया में भी एक स्थिति ये जरूर आ गई है कि एक त्वरितता की जो बात हम कर रहे थे, और अजामिल जी लंबे समय तक संपादक रहे हैं, और अभी शांत जी जिक्र कर रहे थे नवनीत और दरयुग का, तो उसके वरिष्ठ और वरेण्य जो संपादक रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया इन सब से मुक्त है। तो दो यहाँ भी विपरीत स्थितियां हैं। एक तरफ तो हम पाते हैं कि कविता कवि जो है वह स्वयं में निरंकुश इस रूप में हो गया है कि वह जो भी लिखे वो तुरंत कविता के रूप में उसे प्रस्तुत कर देता है। उस पर किसी प्रकार की काट छाट या कोई छलनी कोई नहीं है। तो छलनी पहले संपादकों की होती थी, जिनके पास अनुभव भी होता था और ज्ञान भी होता था, तो उस छलनी के बिना कविताएं प्रस्तुत की जा रही हैं। दूसरा छोर भी है इसका कि संपादकीय डिक्टेटरशिप जो है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ भी इन दो जो एक ध्रुव है उनके बीच में स्थितियां हैं। मैं कविता के संदर्भ में समसामयिक, अभी अजामिल जी ने और आप भी जैसे जो मिथ की संदर्भ वाली कविता आपने सुनाई थी, अजामिल जी ने कहा कि रामायण को मैंने सामयिकता के साथ जोड़ना उचित समझा है, और मैं भी ये मानता हूं चाहे वो मिथकीय हो या आज का यथार्थ हो, जो भी वो कविता है यदि वो समकाल के साथ नहीं जुड़ी है, समकालीन स्थितियों के साथ नहीं जुड़ी है, तो वो सार्थक कविता नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें भी एक अक्सर कही जाने वाली बात यह है कि कविता स्थायी रूप से विपक्ष है, और इस बात को लेकर आज का जो राजनीतिक संदर्भ है वो उसको इस कथन को घेरे में लेता है, तो वो इसको राजनीति से जोड़ देता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो वर्तमान सरकार नहीं, आप उसके पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं मैं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कविता के विपक्ष होने का अर्थ यही है कि वो जन के साथ खड़ी है और जन के साथ खड़ा है।
वाल्मीकि जो है वो सत्ता के साथ खड़े हो ही नहीं सकते थे। वो कवि तभी महान बन सके क्योंकि वो स्थायी रूप से विपक्ष थे। तो कविता के विपक्ष होने की शुरुआत वाल्मीकि के साथ, जिनसे कविता की शुरुआत होती है, उन्हीं के साथ हो जाती है। तो इसी रूप में मैं कविता को विशेष रूप से देखता हूँ। और वर्तमान राजनीतिक स्थितियों की बात जो मैं कह रहा था वो इतनी भयानक हो गई है। सरकारें हत्या के लिए उकसाने की अपराधी होती जा रही हैं। बिल्कुल दुर्भाग्य से। आज ही जो समाचार मिला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का, और उससे पहले कुंभ में हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति में कवि क्या करे? अब यदि कवि इस सारी स्थिति का वही चापलूसी पूर्ण वर्णन करता है जैसा हमारा मीडिया कर रहा है, तो क्या कविता का कोई अर्थ रह जाएगा? मैं समझता हूँ कि कवि को इस सच्चाई से रूबरू होना चाहिए कि वह समकालीन संदर्भों पर बात करे। तो इसलिए मैं कविता के बारे में जो जैसा प्रशांत जी ने कहा टिप्पणी करने के लिए, दो बातें आज के संदर्भ में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। एक तो हमें समावेशी बनाना पड़ेगा आलोचना को, कि वह विभिन्न काव्य रूपों को साथ लेकर चले, और विमर्शों और वर्ग विभाजन वाली जो समस्याएं हैं उनको भी साथ लेकर चले। जब तक समावेशी नहीं होगी आलोचना, तो कविता का ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। सही बात। धन्यवाद। तो अब यदि हम चर्चा करें, अब बात कर सकते हैं कविताओं पर प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। शुरुआत दोलन जी की कविताओं से ही। इन्होंने 4 कविताएं मेरा ख्याल प्रस्तुत की है, 4 ही। और एक बीच और बात कह दूं, बड़ी रोचक लगेगी आपको वह भी, कि मेरे लिए दोलन जी की कविता पर बात करने में सुविधा अधिक थी। कारण ये था कि वे हर पंक्ति की आवृत्ति कर रही थी, जिससे मुझे वो समझने में थोड़ी सहायता ज्यादा मिल रही थी। और अजामिल जी का जो वेग था, उस वेग में कई बार चीजों को ग्रहण करने में वो मेरी सीमा थी, अजामिल जी की तो नहीं थी, लेकिन मेरी सीमा थी। तो उस वेग के सामने चीजें तत्काल जो संचित करने की जो जरूरत होती है वो कम हो पाई। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर हम आज की टिप्पणियों को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छे लोग बड़ी सार्थक कविता थी, और एक जो कटु यथार्थ है हमारा, कि किस किस तरह से आज अच्छे होना भी कठिनाई है। अच्छे होना एक आदर्श है, सब होना चाहेंगे, सब, और सब अच्छे लोगों को देखना चाहेंगे, लेकिन हम अच्छा होने कहाँ देते हैं लोगों को? ये एक और समस्या है हमारे सामने। और इसी चीज को उन्होंने उन बाधाओं का उल्लेख इस कविता में बहुत सार्थक ढंग से किया, जिसमें आज हम अच्छा होना भी एक चुनौती और मुश्किल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अच्छे होने की सार्थकता को आपने रेखांकित किया, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी कविता का कथ्य और शिल्प वाकई लाजवाब था, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा प्रशांत जी कह रहे थे, आपने उसका पाठ भी उतनी ही कन्विक्शन के साथ किया, प्रवाहपूर्ण ढंग से किया। भाषा में भी बहुत जगह ये कहूँ ओज था, उसकी बजाय मैं कहूंगा कि आक्रोश था, और वो आक्रोश बहुत सार्थक है। उस आक्रोश की जरूरत भी है। जो मिथकीय संदर्भ है, उन मिथकीय संदर्भों से शिखंडी का जिस शिखंडी को सामने रखकर आपने बड़ा काम क्या किया है। आपने शिखंडी के माध्यम से प्रश्नों की बौछार की है। ये बम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किनके प्रति है? वो सदियों से जिस चीज को हम ढोते आ रहे हैं, और जो आक्रोश आज की स्त्री के मन में जो जमता चला गया था, उस आक्रोश का विस्फोट मुझे इस कविता में विशेष रूप से दिखाई दिया। और बहुत अच्छे ढंग से आपने उन बिंबों को चुना। तो ये एक तरह से स्त्री विमर्श का नया पाठ मैं मानता हूँ, और अलग ढंग से बात को कहने का अंदाज भी है। किन्नर बनना चाहना, ये अपने आप में वीरों के द्वारा किन्नर बनना चाहना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मन से नारी, देह से पुरुष, कितनी सार्थक सूक्तियां इस कविता में पिरो दी हैं आपने। एक तो ये मैंने नोट कर ली थी इसलिए सामने आ रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं जो बहुत सार्थक टिप्पणियां कही जा सकती हैं।
और वेदना के जल में से नहाई हूँ मैं। बहुत प्यारी पंक्ति लगी इस कविता की और बहुत सार्थक पंक्ति है। वेदना के जल से नहाया होना, ये भी एक जैसे जिस इतिहास की बात मैंने की, तो स्त्री का सदियों का इतिहास इस पंक्ति में साकार हो जाता है। वेदना के जल से नहाई हूँ मैं। और अम्बा के जीवन से जुड़े जो सवाल खड़े हुए, शिखंडी का सम्मान नहीं तो अपमान किस क्यों हो, इस तरह से ये कविता पूरे पौराणिक बिंबों के माध्यम से मिथकीय संदर्भों में जो सवाल खड़े करती है, उसका कथ्य और शिल्प दोनों बहुत आकर्षक लगे मुझे। बहुत बधाई इसकी। और बरगद कविता जो तीसरी कविता आपने पढ़ी, उसमें भी एक प्रतीक इस प्रकार वृद्ध पुरुष का प्रतीक बनाकर आपने अनेक महत्वपूर्ण बातें उसमें पिरो दी है। और ये अंतर्मुखी से भी लगती है कविता और विश्लेषणात्मक भी, दोनों संदर्भ इसमें मुझे दिखाई दिए। और न छलूंगा और न छला जाऊंगा, बस ये सार पंक्ति लगी इस कविता की। न छलूंगा और न छला जाऊंगा, क्योंकि वृद्ध को आज छलने का भी प्रयास बहुत किया जा रहा है, अपमानित करने का प्रयास भी बहुत किया जा रहा है, और मर्यादा के साथ जीने की आकांक्षा को आपने इसमें व्यक्त किया। ये बहुत प्रसन्नतादायक लगा मुझे। और इस तरह अपनों के हाथों न अपमान, जो अपनों के, अच्छा ये भी एक विडंबना है कि वृद्ध को अपमान तो सहना पड़ रहा है, वो अपनों के हाथों ही विशेष रूप से सहना पड़ रहा है। और जो चौथी कविता थी, उसने टैगोर की याद दिला दी। और आजकल अनस्कूलिंग की कॉन्सेप्ट भी विकसित होती जा रही है समाज में। और स्कूल की जो वर्तमान पद्धति है पढ़ाने की, शिक्षा की, तो वो हम सब ने शांति निकेतन शायद हम सभी गए भी होंगे, वहां आपने देखा होगा। और वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ जो पेड़ों के साथ बैठने की जगह टैगोर जी ने उस समय बनवाई थी, वो आज भी मौजूद है। तो वो चीजें बहुत कुछ याद दिलाती हैं। तो आपने बचपन की, स्कूल नहीं जाना चाहता जो बच्चा, उसकी जिद जो है वो दिखाई है, और जिद बहुत अच्छी है। बचपन की जो शरारतें हैं, और जीतना उतना जरूरी क्यों है, ये सवाल, जीतना उतना जरूरी क्यों है। और रोज हारना पड़ता है, बच्चे को रोज हारना पड़ता है, लेकिन उसका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जीतना रोज जरूरी क्यों है। स्कूल में कहाँ पढ़ती है चिड़िया, न चिड़िया स्कूल में पढ़ती है, न उसकी गुड़िया स्कूल में पढ़ती है। तो गुड़िया और चिड़िया का जो संसार है, वो उसकी तुलना में ये पढ़ने वाला संसार किस तरह से मनुष्य, किस तरह के मनुष्य बना रहा है, ये सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। और बाद में पांचवी कविता जो बौद्धिक व्यक्ति वाली थी, ये भी करारा व्यंग था अनेकों पर। अनेकों शब्द में जानबूझकर प्रयोग करा, वैसे तो अनेक ही होना चाहिए शुद्धता की दृष्टि से। तो ये जो अनेकों का प्रयोग करने वाले बौद्धिक हैं, वो किस प्रकार समाज के साथ छल कर रहे हैं, वह इसमें बहुत, उनको दीमक के साथ आपने उनकी तुलना की, ये भी बहुत सार्थक लगा। इस तरह से बहुत अच्छा आपका काव्य पाठ रहा। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अजामिल जी की कविताओं पर बहुत अधिक टिप्पणी करने की योग्यता शायद मुझमें नहीं है, लेकिन संवाद में थोड़ा करूंगा। एक तो जो व्यापकता है उनके अनुभव की, और जो विविधता है, व्यापकता के साथ साथ जो विविधता है, और विविधता कला रूपों की विविधता, अनेक कला रूपों से उनका जीवन जुड़ा रहा है। तो ये जो हमारा जीवन होता है, ये तो रिफ्लेक्ट होना जरूरी है कविता में। संभव नहीं हो सकता कि हमारा जीवन कविता में रिफ्लेक्ट ना हो। तो उनके वो सारे अनुभव उन कविताओं में भी यहाँ अभिव्यक्त हुए हैं, जो उन्होंने यहाँ पढ़ी हैं। और उनमें उनका चित्रकार भी, और उनका संपादक भी, और उनका कविमन, सारे जो अनुभव हैं वो इनमें अभिव्यक्त होते रहे हैं। तो जैसे सबसे अच्छी कविता का जिक्र उन्होंने शुरू में किया, तो वो उसकी खोज जो कहाँ कर रहे हैं, तो प्रकृति की सुंदरता के जो बिंब उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मैं उस सुंदरता को बहुत ऊपरी धरातल पर नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको संवेदना के धरातल पर देख रहा हूँ। और वो संवेदना किस तरह से नैसर्गिकता को स्थापित करती है। जो पहली कविता अजामिल जी की सुनी हमने, वो सबसे ज्यादा इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगी क्योंकि उसमें उस निसर्गता को स्थापित करने की कोशिश है जिससे हम कोसों दूर हो गए हैं, और जिसके कारण हम क्रूर भी हो गए, अमानवीय भी हो गए हैं।
आज यदि हम अमानवीय हैं तो इसीलिए अमानवीय है क्योंकि हम उस नैसर्गिकता से कट गए हैं। जो शिशुओं के सपनों की बात आप अपनी कविता में करते हैं और जो सबसे अच्छी कविता शिशुओं के सपनों को बताते हैं वो भी उसी संवेदनात्मकता के साथ में जोड़ती है। जो संसार में अम्मा के चेहरे पर लिखी हुई जो कविता आपको दिखाई देती है, वहां जो एक अब यही तो वह जो भाव है, जो एक मातृत्व है, वत्सलता है। ये वत्सलता, जो वत्सल भाव है वो क्रूर नहीं हो सकता। वो सारी पृथ्वी को वत्सलता देता है, सबसे स्नेह करता है, सबको प्यार देता है। इसलिए अम्मा के चेहरे की वत्सलता का और सुखों दुखों के संदर्भों को यहाँ आपने उकेरा, तो आदमी को आदमी की संतान के रूप में इस कविता में जिस तरह से आपने वर्णित किया है, तो बिंबों का नैसर्गिक धरातल, प्राकृतिक संदर्भ, ये बहुत महत्वपूर्ण लगा और ये वाकई एक बहुत अच्छी कविता थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसे अदालती निर्णय के रूप में नहीं कह रहा हूं, अपनी प्रतिक्रिया के रूप में इसको व्यक्त कर रहा हूं। और स्त्री विमर्श की बात न हो ये तो संभव नहीं। आज की कविताओं में दोलन जी ने भी सुनाई और आपकी दूसरी कविता भी उस से जुड़ी हुई है। वैसे तो ये प्रशांत जी ये भरपूर इसलिए है आपकी दो ही कवियों के द्वारा प्रस्तुत की गई गोष्ठी कि इसमें सारे बिंदुओं को छू लिया गया है। इसमें शैशव भी है, इसमें स्त्री भी है, इसमें वृद्ध भी है और सारे संदर्भ भी हैं। यानी दो कवियों के द्वारा लगभग 8-9 कविताएं जो प्रस्तुत की गई हैं, 8-9 कविताओं में हिंदी कविता का पूरा परिदृश्य समा जाए, ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन उस कठिनता को हमारे दोनों इन कवियों ने संभव किया है। ये विशेष रूप से अच्छा लगा। कृत्रिम बदलाव की बात इस कविता में विशेष रूप से आई, मेकअप वगैरह के बहुत सारे बिंब और वो बड़े सार्थक हैं, चुटीले व्यंग्य जैसे हैं और अच्छे वो मारक बिंब भी कहा जा सकता है उनको। किस तरह से एक बनाव श्रृंगार के द्वारा कृत्रिमता को ओढ़कर इस चालाकियों को ओढ़ना, एक तरह से ये सारा कर्म क्या है, ये चालाकियों को ओढ़ना है। तो उस चालाकियों के ओढ़ने को सौंदर्य प्रदर्शन के रूप में उन्होंने दिखाया। तो सौंदर्य अलग चीज, सौंदर्य प्रदर्शन अलग चीज है। मेरा ख्याल है अजामिल जी का विरोध सौंदर्य से नहीं होगा, उनका विरोध यदि है तो वह केवल सौंदर्य प्रदर्शन से है और उस प्रदर्शन पर बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात की। बहुत अच्छा लगा। इस कविता के संदर्भ बहुत प्यारे थे। और बुरे वक्त में तो वाकई बहुत अच्छी कविता है और अजामिल जी बहुत बधाई इसके लिए। आपने कितना सूक्ष्मता से एक एक चीज को रखा है और बुरे और अच्छे वक्त की समानांतर यात्रा आपने अनेक बिंबों में प्रस्तुत की है। और शब्दांतरित होने की जो स्थिति है बुरे वक्त की, बुरे वक्त में पैदल गुजरना, हाथ को छोड़ने का मन न करना, ये सारे ऐसे छोटे अनुभव हैं जो बड़े बन जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अनुभव ही कविता में बड़े बनते हैं। और आपने वही खुद को तलाशने की बात हो, हर ईमानदारी को के संदर्भ में जो कोशिश दिखाई है वह बात हो, तो अच्छा होता है बुरा वक्त। अब ये पंक्ति, अच्छा होता है बुरा वक्त और बुरे वक्त में कच्चे प्याज की बास का जो आपने उल्लेख किया, प्यार के साथ समानांतर, ये जो स्थितियां हैं, ये कंट्रास्ट अपने आप में गजब का है। इधर प्यार की भी बात आप कर रहे हैं और कच्चे प्याज के बास की बात भी आप कर रहे हैं, तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगा। बुरे वक्त में देवता भी स्वर्ग में होते हैं। यही है समस्या हमारी कि हम देवताओं की खोज में जब होते हैं तो बुरे वक्त में वो भी साथ नहीं देते। और खूब गहरी नींद में बुरे वक्त में हम, अच्छे वक्त में भी छुपा होता है बुरा वक्त। तो मैं इस कविता को सूक्ति प्रधान कविता कहना उचित समझूंगा, क्योंकि हर दूसरी पंक्ति में कोई ना कोई एक सूक्ति छिपी हुई है। जैसे ये है, अच्छे वक्त में भी होता है बुरा वक्त और बड़े काम का है बुरा वक्त। तो इस तरह से ये कविता का सूक्ति बन जाना, जो हम आज की कविता के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे, तो उसमें एक खतरा मुझे कविता में ये भी लगता है कि आजकल ज्यादातर कवि जो है कविता के माध्यम से वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
जी, कविता को जो वक्तव्य का माध्यम बना दिया जाएगा या भाषण का माध्यम बना दिया जाएगा, तो वह शब्दों के अपव्यय की तरफ जाएगा। अपव्यय होगा उसका। जी, और अच्छी कविता वह है जो शब्दों का अपव्यय नहीं करती। तो ये जो सूक्ति प्रधान कविता है आपकी, इसमें शब्दों का सार्थक प्रयोग है, अपव्यय नहीं है, और यही कविता की उपलब्धि भी होती है मेरी दृष्टि में। जी, औरतें जहां भी हैं, ये जो कविता आपने दरवाजे खोलो, और मर्दों की तानाशाही की दुनिया का आपने एक व्यापक संदर्भ प्रस्तुत किया तीसरी कविता में। और फिर चूल्हे पर रोटी होती है औरतें, यहाँ भी फिर वही स्थिति है कि आपको फिर वही बिंब मिलेंगे। यहाँ यदि हम शास्त्रीय भाषा में बात करें तो शुक्ल जी याद आएंगे आपको कि कविता का काम अर्थ ग्रहण कराना नहीं, कविता का काम बिंब ग्रहण कराना है। और बिंबों के बिना, ये बात केवल आज की नई भाषा की बात नहीं है, पुराने उसमें भी जाएंगे तो भरत भी यही कहता है। जब वो विभावानुभाव संचारी संयोगात बात करते हैं, विभाव क्या है? विभाव भी अपने आप में जो अपारे काव्य संसारे कवि प्रजापति यथा यस्मै रोचते तथैव सृजते विश्वम, तो वो अपनी दुनिया क्रिएट करता है। कवि क्या करता है? कवि अपनी दुनिया क्रिएट करता है, और वो दुनिया क्रिएट करता है बिंबों के माध्यम से। तो वो जो बिंब इस कविता में आए हैं, वो चूल्हे पर रोटी होती है औरतें, पृथ्वी से बिछी होना, आकाश से तनी होना, तो ये जो बिंब धर्मिता है इस कविता की, तार पर टांग दी गई है औरतें, यानी हर पंक्ति में आपको पेंटर अजामिल नजर आते हैं। बिल्कुल वहां बिल्कुल। आपको इमेज क्रिएट किया हुआ मिलता है। ये कविता का एक सार्थक प्रयोग मैं मानता हूं, क्योंकि बिंब को और इस दृष्टि में महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि संवेदना के साथ वही हमें जोड़ता है। वो जो इससे उस तक कविता जो जाती है, वो बिंबों के माध्यम से ही जाती है, नहीं तो सूचनाएं जाएंगी और नष्ट हो जाएंगी। बिंबों से गई हुई चीज नष्ट नहीं होगी, वो आपके संवेदन का हिस्सा बनेगी, और सूचना के माध्यम से गई हुई चीज नष्ट हो जाएगी। तो इस रूप में ये बहुत सार्थक कविता थी। और बाबूजी की चिट्ठियों में क्या संवेदनाएं हैं, शबनम की तरह कि हर लफ्ज में, हर हरफ में जो गोसे गोसे में जो चीजें टपकती हैं, और प्रिय से जो जिस तरह के अनुभव आपने रखा है, उन चिट्ठियों में सांस लेते हैं बाबूजी। चिट्ठियों में बाबूजी का सांस लेना बहुत सार्थक व्यक्ति अपने आप में, कालजयी रचनाओं की तरह। हम बहुत सारा साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, पोथी पढ़ पढ़ कर हम मूड होते चले जाते हैं, लेकिन बाबूजी की चिट्ठियां उन सारी कालजयी रचनाओं से अधिक महान है, अधिक सार्थक है, अधिक कालजयी है। समय तो मेरा ख्याल ज्यादा नहीं है मेरे पास। मैं अंतिम कविता, इस डरावने के सन्नाटे में बच्चों का जो डर है, और बच्चों का, किन बच्चों का? अजन्मे बच्चों का डर। जो अजन्मे बच्चों के डर पर, मेरा ख्याल है ऐसी कविता मैंने नहीं पढ़ी होगी, बहुत और मार्मिक कितनी है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। परख नली में जो इच्छाओं से मुक्ति के लिए नाली में बहा दिए जाना बच्चों का, अजन्मे बच्चों का, और बच्चों का परख नली में कांपना, अपने 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 अनुकूल बच्चों के छांटने की जिद, और करोड़ों बच्चों को बेकार मानना। जो गर्भों में पल रहे करोड़ों बच्चे हैं वो हमारे लिए निरर्थक है, हमें अपने मतलब का बच्चा चाहिए, हमें आइंस्टीन चाहिए। तो इस तरह से ये जो लंगड़ी लूली शताब्दी का आपने जो चित्र पाठक के सामने खड़ा कर दिया है, जामिल जी, उसके लिए बधाई। और बहुत सार्थक कविताएं पढ़ी गई, आप दोनों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इस संक्षिप्त और इस माध्यम से त्वरित टिप्पणी में इतना ही शायद कहा भी जा सकता था। नहीं, नहीं, आपने जितना बोल दिया ये हमारे लिए, मुझे हौसला देता है, हिम्मत देता है ये, है ना? और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मन से कविताएँ सुनी, इतना तो हमें लग गया। इतना तो मुझे महसूस हुआ कि आपने कविता को बहुत मन से सुना। और एक लाइन मैं और बोल देता हूँ कि जी कविता उस समय तक कविता नहीं होती है, जब तक उसे पढ़ा ना जाए। जी, हर सही। कविता को स्वर की ज़रूरत है। बिल्कुल। कविता एक तरह की स्वर साधना भी है। जब आप उसे पढ़ते हैं, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चली जाती है। चली जाती है। जी हाँ, उसका पाठ होना चाहिए, सस्वर पढ़ा जाना चाहिए। जी इसीलिए मैं
कविता मुंबई को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि उसने इसकी सार्थकता को समझा कि धन्यवाद। कविता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, जब तक सुनी नहीं जाएगी, देखिए उर्दू में आज भी जो है वाचन कविता ज़रूरी। हाँ, जी, सुनी जाती है। वो कहते हैं आपने क्या कहा? जी, वो आपने लिखा नहीं वो कहते, कहा कहते। हाँ, वो लिखा हुआ नहीं पूछते, क्या लिखा नहीं पूछते, वो गज़ल क्या लिखी ही कहा? नहीं जाती, गज़ल कही कही जाती। जाती है। कही जाती है। तो क्या कहा आपने? तो मैं प्रशांत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये हम लोगों के लिए एक मंच बनाया और हम लोगों को ये मौका दिया कि हम अपनी बात रख सकें, कह सकें। अब कितना सार्थक हुआ है ये तो प्रशांत जी तय करेंगे और ये चैनल तय करेगा। नहीं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही कवियों की। और आदरणीय राजेंद्र गौतम जी ने तो इतनी इतनी गंभीरता से लिया अपने काम को, ये कम होता है, ये कम होता है। जबकि मैंने कल ही मैं आमंत्रित कर पाया उनको, किसी वजह से बहुत लेट हो गया था सब कुछ। और कवियों को भी मैंने शायद गुरुवार या शुक्रवार को ही कांटेक्ट किया था इस बार। तो और आपने देखिए कि एक एक शब्द, एक एक पंक्ति जो है आपने ध्यान से सुनी और पूरी तरह से विश्लेषण और संश्लेषण के साथ अपनी बात रखी। और हमने देखा कि एक आलोचक किस तरह से एक कवि और पाठक के बीच में सेतु बन सकता है। जी, जी, हमने जी। तो सुनी थी दोनों की कविताएं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने वास्तव में उस कविता को मुझ तक पहुंचाया है सर। और इस तरह से जो है, जो श्रोता सुनेंगे यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को, तो निश्चित रूप से रेशा रेशा आपने कविताओं को खोल कर हमारे सामने रखा है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके अनुभव का लाभ आगे भी हमें मिलता रहेगा, जी, ये कामना है। और अजामिल जी ने एक बात कही थी कि कविता मुंबई नाम उनको अच्छा लगा। थोड़ा एक मिनट में मैं बताऊं कि कविता मुंबई नाम से हम लोगों ने एक 2 दिन का उत्सव किया था मुंबई यूनिवर्सिटी में, कुछ सितंबर के महीने में। और तभी ये आइडिया आया कि इस तरह का एक चैनल शुरू किया जाए। उन 2 दिनों में 50-55 कवियों ने कविताएं पढ़ी थी। और एक आध हफ्ते में एक किताब के रूप में सब कुछ एक छप के आने वाला है। बहुत से व्याख्यान भी हुए थे, डिस्कशन हुए थे। और अजामिल जी, एक ऐसा सत्र भी था, कविताओं का अन्य कलाओं से अंतर संबंध। तो जी, कविता का चित्रकला से संबंध, कविता का शिल्पकला से संबंध, और कविता का नाट्य कला से संबंध, ये 3 व्याख्यान भी हुए थे। सारे व्याख्यान उस किताब में आने वाले हैं। एक यहाँ रंजना पोहनकर जी हैं मुंबई में, वो चित्रकार भी हैं और कवियत्री भी हैं। तो कविता मुंबई नाम वहीं से आया। तो मुझे अच्छा लगा कि नाम आपको अच्छा लगा। और अब जहां तक ये जो आज का कार्यक्रम हुआ, मैं कहना चाहूंगा कि ये 19वां कार्यक्रम है और बेहतरीन कार्यक्रमों में से एक बना है। दोलन जी तो कभी सरस्वती लगी, कभी साक्षात दुर्गा लगी। और अजामिल जी तो बिल्कुल ऋषि वाणी की तरह लगा, जिस तरह से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ये जो दोलन जी की कविताएं हैं, मुझे मनोविज्ञान प्रधान लगी, जैसे बुजुर्गों का मनोविज्ञान या बालकों का, बच्चों का मनोविज्ञान। और अजामिल जी की कविताओं में एक निराला जीवन दर्शन है। तो एक विविधता रही आज। और राजेंद्र गौतम जी ने वेद व्यास की तरह अपना काम किया, उन कविताओं को हम तक पहुंचाया। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और हाँ, ये जो कार्यक्रम, मैं कविता मुंबई की बात कर रहा था, उस चैनल की बात कर रहा था, तो हृदयेश मयंक जी हैं, मुंबई के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और डॉक्टर हुमनाथ पांडे, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से अभी रिटायर हुए हैं प्रोफेसर के तौर पर, मेरा ख्याल मई में रिटायर हुए हैं। और हम 3 लोग मिलकर ये सब कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से भी आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरह से, अच्छा, मैं मेरा नाम बताना हमेशा भूल जाता हूँ। संचालक की भूमिका में मैं प्रशांत जैन यहाँ पर हूँ। ये आप लोगों के लिए नहीं, यूट्यूब में जो बाद में देखेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम संपन्न होता है।